अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम। आप सब ठीक ठाक होंगे उम्मीद करते हैं और आप सबको सुबह बखैर और अच्छी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा आपकी, है ना? बिल्कुल ऐसी है। जब हम लाइव आते हैं तो हम इस एनर्जी के साथ ज़रूर आते हैं कि आपकी सुबह को अच्छा किया जाए और आपकी सुबह के जितने भी परेशानी हैं उसको कम करके हम आपके स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। वैसे स्ट्रेस तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम अपने तवज्जुद से अपने चैनल के जरिए या फिर इस शो के जरिए आपके स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि ऐसे सेगमेंट्स हमारे साथ हमारे पास मौजूद होते हैं, ऐसे लोग आते हैं। वैसे क्या किया जाए कि आपका स्ट्रेस कम हो सके? बहुत कुछ किया जा सकता है कि आप ना सोचे ही नहीं, बस हमें देखें। अच्छा, और स्ट्रेस कम। ये एक अनोखी सी बात है। तो जी वैसे आज ना मैं आपको एक और भी बताती हूँ बात। मैंने बोला था कि ये जो बात आप बताएंगे ये स्ट्रेस कम करने वाली बात होगी। एग्जैक्टली, ये भी स्ट्रेस कम करने वाली बात है, लेकिन शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, पता नहीं आपको भी आती है कि नहीं। वैसे आप मुझे बताएं कि आप जाहिर है फैमिली के साथ बाहर जाते होंगे, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग करते होंगे, रूटीन मैटर है, आप जाते होंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि आप अकेले गए हों किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने, कोई अच्छी सी जगह, अच्छा सा व्यू हो, आपको लगा हो कि मुझे वहां जाकर अकेले बैठकर कुछ अल्लाह के फजल करम से खाना जब भी अकेले खाएंगे तो आपको हजम ही नहीं होता। अच्छा, हाँ। लेकिन अगर आप ऐसा एक दफा कर लेना तो आप इस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा फील करेंगे। और आपके लिए एक ताकि आप मेरे लिए कुछ फैक्ट एंड फिगर्स लेके आए ताकि मैं अपना मूड बनाऊं। एग्जैक्टली, मैं आपको बताती हूँ। एक तो जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, सबसे पहले तो आप ये माइंड बनाकर जाएं कि मुझे आज अकेले जाना है और खुद को समझना है, अपना एहसास करना है कि मैं हूँ, अपने वजूद को समझना है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के साथ जाते हैं, बैठते हैं, तो आपकी गुफ्तगू होती है, आप गुफ्तगू में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसके ऊपर आपका इतना खास ध्यान नहीं होता और फिर वो ख़त्म हो जाती है। इससे एक फैक्ट किया है कि आप जाएंगे, बैठेंगे, सोचेंगे मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए, आप चीज़ों को देखेंगे, आज ये ट्राई करना चाहिए, अगली बार जाएंगे आज मुझे ये ट्राई। हाँ एग्जैक्टली, एक तो मशवरा देने वाला कोई नहीं होगा, आपको खुद पर एतमाद होगा कि मुझे ये चीज़ खानी चाहिए। दूसरा इसमें फैक्ट ये है कि आपको पता होगा कि आपने खुद ही पे करना है, किसी पे आपने रिलाई नहीं करना कि वो पे करेगा या फिर मैं पे करूंगी, ठीक है? एग्जैक्टली। और आप अपनी पॉकेट को देखते हुए ऑर्डर करेंगे। एग्जैक्टली, अपनी पॉकेट को देखते हुए आप ऑर्डर करेंगे कि मैं इतनी मेरी रेंज है और मैं ये खा सकता हूँ, ठीक है, या खा सकती हूँ जो भी। अब दूसरी खुसूसियत इसमें ये है कि अब आप देखिए, अब आप बैठे हुए हैं, कोई भी खाना है, आपने चम्मच के साथ नहीं खाना, नाइफ के साथ नहीं खाना, आपको पता है कि आप अकेले हैं तो आप जैसे मर्जी चाहे खा सकते हैं। अगर आप एग्जैक्टली अगर आप अपनी गैदरिंग में हैं तो आपने उनको दिखाने के लिए ना चम्मच उठानी ही पड़ती है, चाहे आपका दिल हो ना। मैं नहीं उठाता। एग्जैक्टली नहीं उठाता, लेकिन अब आपको मैं जैसे चावलों की जब बारी आती है तो चम्मच नहीं उठाता। अब आपने जाके अकेले इस चीज को देखना है और मतलब आपका क्या होगा, इससे खुलासा क्या बनता है? मेरा ख्याल है कि इसका खुलासा यही बनता है कि जब अकेले जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में, बैठेंगे, खुद ही ऑर्डर करेंगे, सब कुछ खाएंगे, तो आपको एक तो चीजों की बहुत ज्यादा कदर आएगी। जिस तरह आपने खुद इत्मादी की बात की वो भी होगा, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि आपको फायदा भी बहुत होगा। फायदा बहुत ज्यादा है। तन्हाई में आप जब जाएंगे, कहीं बाहर जाके बैठेंगे, तो आपकी खुद इत्मादी में बड़ा इजाफा हो सकता है। एग्जैक्टली, आपकी जिंदगी बदल जाएगी और खुद एतमादी में इजाफा होगा। जिंदगी बदल जाएगी आपकी। और ये बात अब जिंदगी में एक नई आदत इस चीज को आपने एक्सपीरियंस करना है और फिर हमें कॉल करके बताने कि वाकई आपने एक्सपीरियंस किया और आपको कैसा लगा। बिल्कुल ऐसे है। गजल ने आपको एक अच्छी बात बता दी, मैं एक अच्छी बात आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट बात बताऊंगा। आप वैसे अदाकारा राखी सावंत को जानती हैं? जी जी, आजकल पाकिस्तान आ चुकी है। नहीं, पाकिस्तान आ नहीं चुकी, लेकिन पाकिस्तान आने वाली है। भारत की मशहूर अदाकारा की मैं बात करूं, राखी सावंत की, जो कि बड़ी पॉपुलर हैं। उनको आप देखते रहते हैं, लेकिन अब वो धमकी भी दी क्या कहते होते हैं कि टिकटॉक ऑन करो वरना मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी। ऐसे ही है। अब वो एक पाकिस्तानी लड़के को प्यारी हो चुकी है। अच्छा, और मुझे तो उनका नाम भी पता है, डोडी खान। वो एक अदाकार भी हैं और पुलिस ऑफिसर। हाँ। मतलब देखिए ना, आजकल सोशल मीडिया की ये जीनत बनी हुई है, हर जगह इनके क्लिप्स, हर जबान पर राखी सावंत। और फिर जब से उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है तो पाकिस्तान के लोग तो वैसे ही पता नहीं उनको क्या हो गया है कि वो बस यही कह रहे हैं कि राखी सावंत आने वाली है। पहले अपनी वो खूबसूरती की वजह से जुबान ज़द-ए-आम थी, अब वो पाकिस्तान आने की वजह से जुबान ज़द-ए-आम है। इसका ऐलान उन्होंने हाल ही में किया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी लड़के से शादी कर रही हूँ, जिसका नाम आपने गजल बता भी दिया है। वो एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, अदाकार भी हैं, और उसके साथ साथ राखी सावंत ने कहा कि उनकी जो शादी की तकरीबात हैं वो कुछ भारत में होंगी, कुछ दुबई में होंगी, और उसके बाद वो पाकिस्तान में भी आके रह सकती है। तीसरी शादी। अच्छा ओके, उनकी तीसरी शादी है। तो बढ़ते हैं जी, तीसरी रहे और कामयाब हो जाए। एग्जैक्टली, आगे बढ़ते हैं जी। सोशल स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान की बात करें सबसे पहले तो पाकिस्तान समेत जो दीगर ममालिक है जैसे कि सऊदी अरब, वहाँ से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनके लिए एक नई गाइडलाइंस मुतारिफ करा दी गई हैं। सऊदी अरब की एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर से
मुमलिकत में दाखिल होने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी हैं। वो हिदायत ये हैं हसनैन कि 10 फरवरी से ये नाफिजुल अमल हो जाएंगी और उम्रे के लिए सऊदी अरब आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए मखसूस वैक्सीन लगवाना अब लाजमी करार दिया गया। आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से वायरल हो रहे हैं आजकल, हम देख रहे हैं जी। तो इससे ये होगा कि आप थोड़े से जो है महफूज रहेंगे। कौन सी वैक्सीन ये है कि आपने लगवानी है जिससे आप हर किस्म के वायरल से महफूज रहेंगे। कोई इस तरह का मतलब अगर आपको हो जाता है तो, क्योंकि आपको पता है उम्रा के लिए एक बड़ी तादाद होती है हाजियों की, वहाँ पर जाते हैं, परफॉर्म करते हैं उम्रा, तो इसलिए फिर जो है थोड़ा सा आपने एहतियात बरतनी है और मुसाफिरों को कम से कम जो है वो उनकी वैक्सीनेटेड उनको होना ये लाजमी है, ये करार दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है ये आपको बहुत महफूज भी रखेगा, आपकी मदद भी इसमें होगी, आपको फराहम की जाएगी और 10 दिन पहले का जारी करदा वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट भी आपने देना होगा। बिल्कुल ऐसे ही। इससे पहले अगर आप सऊदीया जाते थे उम्रा करने के लिए या किसी भी काम के लिए तो आपको कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए होता था, उसके बाद पोलियो वैक्सीन का सर्टिफिकेट चाहिए होता था। जिस सर्टिफिकेट की गजल बात करेंगे, ये सर्टिफिकेट है कमर तोड़ बुखार का, कि आपको किसी किस्म का बुखार भी ना हो और ये आपको कम से कम सऊदीया एंट्री से 10 दिन पहले ये करवाना होगा। ताहम एक इसमें गजल बात यह है कि 1 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, वो वैक्सीन से मुस्तस्ना है। अब आगे बढ़ते हुए आपको एक और ज़बरदस्त स्टोरी बताते हैं। सऊदीया का जिक्र हुआ तो एक ऐसी स्टोरी है, मोहम्मद अली को तो कोई नहीं मतलब कोई ऐसा शख्स नहीं है पाकिस्तान में या मुस्लिम वर्ल्ड में या फिर बॉक्सिंग की वर्ल्ड में जो ना जानता हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मोहम्मद अली एक ऐसे बॉक्सर थे जिन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में बहुत खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन साथ साथ उनकी जो मजहबी लगन थी और इंसानियत की खिदमत थी वो भी बेमिसाल थी। मोहम्मद अली जो अपनी गैर मामूली बॉक्सिंग सलाहियतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थे, उनके ना सिर्फ ये कि ये अजीम खिलाड़ी थे, मैंने पहले आपको बताया, बल्कि गहरे रूहानी सफ़र पर भी वो गामजन शख्सियत थी। उनकी ज़िंदगी का एक नुमाया पहलू उनका इस्लाम से गहरा ताल्लुक था और इंसानियत की खिदमत थी। और मोहम्मद अली ने अमेरिका में 170 मसाजिद तामीर करने में मदद दी, जो उनकी इंसानियत दोस्ती और समाजी बहबूद के लिए एक मुंह बोलता उनका सबूत है। और इनकी ये कोशिशें सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि जो फलाह बहबूद की कोशिशें, उनकी खिदमात हैं, वहाँ तक महदूद नहीं रही, बल्कि बहुत से और भी इवेंट्स हैं जिसमें वो इंसानियत की खिदमत करते हुए नजर आए, जिसमें वो डिफरेंट जो ज़रूरतमंद हैं उनकी खिदमत करते हुए नजर आए। और मोहम्मद अली को आज भी दुनिया सुनहरी हरूफ में याद करती है, उनकी बॉक्सिंग की वजह से भी और उनकी इन खिदमत की वजह से भी। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा ना कि ये सिर्फ अपनी बॉक्सिंग की वजह से नहीं जाने जाते, चैम्पियन हैं ये इस वजह से नहीं, बल्कि उनकी जो ये फलाह बहबूद के काम हैं इस हवाले से भी, और जो उनकी कमिटमेंट है फॉर हिज फेथ एंड कम्युनिटी, उस वजह से भी जाने जाते हैं। अब आपको लिए चलते हैं कीनिया, जहाँ पर पेटर दाबेजी एक मिसाली उस्ताद हैं जिन्होंने क्या किया कि तालीम को ज़िंदगी का मकसद बनाया। और पेटर ताबेजी, जो कि मैं उस्ताद की जिनकी बात कर रही हूँ, वो कीनिया के एक दही इलाके में कायम कैरिको मिक्स्ड डे सेकेंडरी स्कूल के ये टीचर हैं और इसके साथ साथ वो साइंस के उस्ताद भी हैं। और आलमी सतह पर अगर बात की जाए तो अपने मुनफरिद तदरीसी अंदाज और जिस तरह से बेहद उन्होंने खिदमत की, उसकी बदौलत उनको शोहरत हासिल हुई है। और इसके साथ साथ उनको वर्की फाउंडेशन की जानिब से ग्लोबल टीचर प्राइज़ से भी नवाजा गया, जो दुनिया भर के बेहतरीन असातिज़ा के लिए एक बड़ा एजाज़ भी समझा जाता है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन्होंने अपनी तनख्वाह का 80% जो है वो तलबा के लिए दे दिया, उन पर वक्फ कर दिया। और इसके साथ साथ जो है वो जिसमें यतीम बच्चे थे और इंतहाई पसमानदा ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले थे, उन्हें 179 ममालिक से आए 10,000 नामजद अफराद में से मुंतखब करके $10 लाख का जो है वो ये इनाम भी दिया गया है, जो इस बात का सबूत है कि उनकी मेहनत, उनका जज्बा आलमी सतह पर तस्लीम किया जा चुका है। बिल्कुल ऐसे है। जिस तरह आपने पीटर की बात की, पीटर आपको बहुत मुबारक हो। आप मेरा ख्याल है कि जिस तरह $10 लाख का उनको प्राइस मिला है, तो वो भी वो जिस तरह की उनकी शख्सियत है वो भी इसी तरह से बच्चों की फलाह बहबूद के ऊपर लगाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हुए हमने हमेशा से क्लाइमेट चेंज की बात की, माहौलियाती तब्दीलियों की बात की। अब माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से सबसे अच्छी खबर आज सुबह जब मैंने पढ़ी तो मुझे कोलंबिया से सुनने को मिली। अच्छा। कोलंबिया के एक शहर ने माहौलियात की बेहतरी के लिए गैर मामूली इकदाम उठाया, जिसके तहत 2.5 बिलियन पौधे लगाए गए और 8,80,000 दरख्त लगाए गए। इस शानदार मंसूबे ने शहर में दर्जा हरारत को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर दिया और 2 डिग्री सेंटीग्रेड से मजीद भी कम हो रहा है, जो एक माहौलियाती कामयाबी है। ये इकदाम ना सिर्फ हवा के मेयार को बेहतर बनाने के लिए किया गया, बल्कि इसके मकसद शहर की जो गर्मी है उसको कम करना है और उसके असरात को कम करने के लिए एक कामयाब तजर्बा था। यह मंसूबा एक बेहतरीन मिसाल है कि अगर शहरों में दरख्तों
और सब जगहों पर तवज्जो दी जाए तो मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात को कम किया जा सकता है और शहरी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। और ये आजकल पाकिस्तान की नीड है, इंडिया की नीड है, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 3-4 महीने से सर्दियाँ आ चुकी है लेकिन बारिश नहीं हो रही। बारिशें नहीं हो रही, तो यहीं से कुछ सबक सीख लें आप हसनैन की स्टोरी से, कोलंबिया से, कि वहाँ पर जिस तरह से दरख्त लगाए जा रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। यहाँ पर अब लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे। स्टे विद अस। आज हम एक ऐसे वाक़े पर बात करने जा रहे हैं जो वालिदैन के लिए एक खौफनाक ख्वाब से कम नहीं है। गुजरावाला के इलाके कोट बाकिर में 2 कमसिन बहन भाइयों को 60 लाख रुपए तावान के लिए अगवा कर लिया गया, लेकिन खुशकिस्मती से पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। ये केस कई पहलुओं से चौंका देने वाला, क्योंकि इसमें करीबी हमसाई खातून और उसके साथी मुलविस थे जो बच्चों के वालिद से तावान वसूल करना चाहते थे। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से एक बड़े साने को रोका गया, लेकिन ये वाकया एक बार फिर से हमारे माशरती मसाइल और सिक्योरिटी खदशात को भी उजागर करता है। एग्जैक्टली, नो डाउट, इसमें कोई भी शक नहीं है। और हम इसी वाक़े की तफसीलात जानने के लिए अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करेंगे। मुदस्सिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, अस्सलाम वालेकुम। बताएं कि क्या तफसीलात हैं, इस केस क्या पेशरफ्त हुई है इस पर? हाँ जी, ये थाना सदर का एक नवाही इलाका है, कोट बाकर इसका नाम है। इसमें 2 भाई जो है, जो सिलसिला रोजगार इब्रार और विकास, वो मुकीम थे मस्कत के अंदर। उनके पीछे फैमिली यहाँ पे मौजूद थी, घर के अंदर कोई मर्द नहीं था। तो उनके 2 बच्चे थे। एक इब्रार की जो बेटी है, जो बेटा है 5 साल, इब्राहिम उसका नाम है, और जो विकास है उसकी बेटी है 7 साल, मनाल उसका नाम जो है। उसको नामालूम अफराद ने जो है वो अगवा कर लिया, एक गाड़ी के अंदर अगवा करके ले गए। और उसके बाद उनसे जो है 60 लाख तवान की जो है वो डिमांड की गई। फौरी तौर पर जब इन जो मस्कत में मुकीम अफराद को अपने बच्चों के अगवा की इत्तला मिली तो फौरी तौर पर पाकिस्तान आ गए। उनके पाकिस्तान आने से पहले ही उसके जो वालिद हैं, यहाँ पे जो बच्चों के दादा हैं, उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जो है बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन तमाम 5 के 5 मुल्ज़मान को जो है गिरफ्तार कर लिया। इसमें जो 2 खवातीन भी शामिल है। इस सारी स्टोरी का जो मरकजी किरदार है वो इनकी एक साथ हमसाई है, जिसका नाम इरम है। उसने अपने एक दोस्त सुलेमान के साथ मिलकर ये एक टीम बनाई, जिन्होंने इन बच्चों को बड़ी सफाई के साथ मोहल्ले से गाड़ी में बिठाकर अगवा किया। और अगवा के बाद जो सलमान नामी इसमें मुल्जिम है, वो उसको किला दीदार से खलीमा नामी खतून जो उसकी हमशीरा है उसके घर उन्होंने रखा। जब ये वाकये की इत्तला पुलिस को मिली है तो सीपीओ गुजरांवाला मोहम्मद एयाज सलीम ने फौरी तौर पर एक टीम बनाई, जिसके अंदर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को उसका सरबराह बनाया गया। इस टीम में जो है एसपी सिविल लाइन है फरद अब्बास, और सीआईई के जो डीएसपी हैं अंसर जवेद मोहल, और थाना सदर के एसएचओ कैसर बादशाह साहब को शामिल किया गया। इन्होंने फौरी तौर पर जो है जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी का मदद से इन मुल्ज़मान तक पहुंचे। और अच्छा मुदस्सिर बुखारी साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था कि हम अक्सर पुलिस के हवाले से बात करते हैं, पुलिस ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन यहाँ पे अप्रिसिएशन बनती है स्पेशली गुजरांवाला पुलिस की, और जिस तरह से उन्होंने इस टास्क को मुकम्मल किया। मुझे बताइएगा कि क्या ज़रूरी इकदाम किए गए, कितनी देर में पुलिस उन तक पहुंची है, और मतलब कोई जियो फेंसिंग की गई या फिर कोई क्लूज थे उनके पास और वो आसानी से मुल्ज़िमान तक पहुंचे? जी बिल्कुल, जब ये क्योंकि ये हसास मामला था, बच्चों के अगवा का मामला था, तो फौरी तौर पर पुलिस भी जो है वो हरकत में आ गई। और इन्होंने जो है जब सीसीटीवी फुटेज इलाके की वहां से निकाली तो उसके अंदर गाड़ी का नंबर जो है वो ट्रेस हो गया। इसके अलावा जब मुल्ज़मान ने 60 लाख तवान के लिए इनके घर कॉल की तो वो भी नंबर जो है उसके जरिए भी जो है जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लेते हुए पुलिस जो है वहां तक पहुंची और मुल्ज़मान को जो है 24 घंटे के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो जब हमारी इसके सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और हमने बड़ी कोशिश की है सीपीओ गुजरांवाला मोहम्मद एयाज सलीम के कि वो खुद आए और प्रोग्राम में शामिल हो, लेकिन नामालूम वजूहात की वजह से उन्होंने हमारे जो मैसेज का है वो कोई जवाब नहीं दिया। उनके जो पीआरओ हैं हारून रंधावा साहब, उनको भी हमने बार बार मैसेज किए कि सीपीओ साहब, पुलिस का ये बड़ा अच्छा कारनामा है, सीपीओ साहब को चाहिए कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो, उनको हम दावत देते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी जो है कोई मुस्बत जवाब जो है वो नहीं आया।
चलें, ये एक अच्छी बात है कि बच्चे जो है उनको बाज़ेआब करा लिया गया है। बच्चों के हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने आई है? क्या वो बिल्कुल ठीक हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, या फिर कोई ऐसा वाक़या उनके साथ पेश आया हो, या फिर जो मुल्ज़िमा जो हमसाई औरत थी उसकी जानिब से कोई उसने इक़बाल जुर्म किया हो, या फिर कुछ मज़ीद स्टेटमेंट सामने दिए हो उसने? जी बिल्कुल, वो जो इरम नामी जो हमसाई है उसने अपना एक बाले जुर्म भी इस सारे सिलसिले के अंदर कर लिया है। असल में जो सलमान नामी शख्स है वो उसके साथ उसकी दोस्ती थी और सलमान को ही जो है पैसों की जरूरत थी। वो तकरीबन 80-90 लाख रुपए का मकरूज था। इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और पैसे बनाने के लिए उस हमसाई ने वो सारी इंफॉर्मेशन अपने दोस्त सलमान को दी और उन्होंने मिलकर फिर ये प्लानिंग की कि इनके घर में तो मर्द कोई नहीं है, सारे बाहर हैं, खाते पीते हैं, इनके लिए 50-60 लाख रुपया कोई बड़ी अहमियत नहीं रखता है, अपने बच्चों के लिए ये दे देंगे। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में अभी भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कानून नाम की चीज मौजूद है और जो भी खास तौर पर बच्चों के मामले में तो कानून जो है फौरी तौर पर हरकत में आ जाता है और उसका रिजल्ट ये निकला कि आज वो पाबंद सलासिल है और पुलिस की हिरासत में। चलें जी, मुदस्सिर बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फाइनली सम गुड न्यूज़ फ्रॉम गुजरांवाला कि इसने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बहुत बड़े नुकसान से बचाया। एग्जैक्टली, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर। स्टे विद अस। तो आज के प्रोग्राम में हम मुल्की सियासत में होने वाली हालिया पेशरफ्त पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, क्योंकि मुज़ाकरात का सिलसिला तो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ सब सवाल ये भी है कि इन मुज़ाकरात के बजाय कुछ और भी पसे पर्दा बातचीत जारी है, वो क्या है? दूसरी जानिब अपोजिशन एक ग्रैंड अलायंस बनाने की भी मनसूबाबंदी कर रही है, मौलाना साहब के घर भी जा रही है और एहतजाजी सियासत का इम्कान भी बढ़ता जा रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात एस्टैब्लिशमेंट के साथ बेहतर हो रहे हैं? क्या वाकई पसे पर्दा कोई मुफाहमत हो रही है या फिर नहीं? इस तरह के और बहुत से सवाल हैं जो हमने करने आज। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुज़ाकरात की बात की गज़ल ने, मुज़ाकरात तो ख़त्म हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा गया कि मुज़ाकरात पे रात पे तो वो पीटीआई नहीं गई, लेकिन उन्होंने मौलाना साहब के दर पे हाज़िरी दे दी। तो क्या कुछ हुआ है और क्या डेवलपमेंट हो रही है? क्या कोई आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आप उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं? हमारे लिए मोहतरम है, वो हमारे पास आए हैं और पहले भी आते रहे हैं। 26 अमेंडमेंट के हवाले से बाद में भी कुछ छोटे मोटे राब्ते होते रहे हैं, फिर ड्रॉप हो जाते रहे। तो अब जो प्रपोजल्स लेके आए हैं, मेन इश्यूज उनके 3 थे और एक तो उन्होंने उसमें से एक सिर्फ इंफॉर्मेशन के जो मुज़ाकरात उनके हुए हैं गवर्नमेंट साइड से, उसमें क्या हुआ, और दूसरा इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि वहाँ जो नॉमिनेशंस होनी है, और तीसरा जो है वो आगे मिल के चलने की बाबत था। तो वो हमने उनको बताया है, मौलाना साहब ने बताया कि सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं और पार्टी के सामने रखेंगे, फिर सोच समझ के आपको जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, इंटरेस्टिंगली ये चीज़ है कि यू आर ऑफ द व्यू ना कि क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात इनके पीटीआई वालों के बेहतर चल रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन आपको लगता है कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं कि कुछ ना कुछ उनको भी मिल रहा है अब? मेरा ख्याल है कि उनकी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी जो है ना वो कुछ बेहतरियाँ आई हैं, कुछ बर्फ पिघली है। गौर खान की बैरिस्टर गौर साहब की मुलाकात हुई है वहाँ पे, अदरवाइज कोई ओकेजन नहीं था। अगर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई सिर्फ बात करनी थी तो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं, या पॉलिटिकल हवालों से भी कोई बात थी, मगर किसी एक पार्टी के चेयरपर्सन को बुलवाया गया और उससे मुलाकात की गई। बाकी चेयरपर्सन, बाकी दूसरी पार्टियों को जो लोग हेड करते हैं उनको तो नहीं बुलवाया गया। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ नज़दीकी आई है और मुमकिन तौर पे हो सकता है कि कोई रिलीफ भी मिले, या मिल गई हो या मिले तो अच्छी बात है। इसको पाकिस्तान की तमाम पार्टियां जो है मुहब्बे वतन है और उस मामले में, सियासत के मामले में हम नहीं समझते कि अदारों की मुदाखलत हो, और हम ये नहीं समझते कि इलेक्शन को रिग किया जाए। फेयर और फ्री इलेक्शन के नतीजे में जो पार्टी जो है वो सामने आए उसकी इख्तियार उसके हवाले होना चाहिए। अच्छा सर, मुझे सेनेटर साहब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक बात ये कर रही है कि शायद अब ग्रैंड अलायंस की बात कर रही है, इसी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब के पास वो गए और ग्रैंड अलायंस क्या बनने जा रहा है, आप उनका साथ देंगे नहीं देंगे? और फिर साथ ये भी बताइएगा कि यूम सयाह 8 फरवरी को मनाया जाएगा, तो ये जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो क्या करेगी? वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही यूम सयाह मनाएगी?
अभी तक कोई ऐसी बहुत ज़्यादा वाज़ेह तस्वीर जो है वो कि किन हवालों से उनके ज़हन में जो है ना वो अलायंस बनाने की बात है, वो किन हवालों के साथ जो है वो आगे चलना चाहते हैं, ये सारी तस्वीर जो है वो सामने नहीं आई। ये एक आप समझ लें कि कुछ जो दरमियान में चीज़ें मुंजमद हो गई थी वो बर्फ पिघली है और दोबारा से नज़दीक आने का अमल शुरू हुआ है। महमूद खान साहब जो एक इत्तेहाद उनका है वो कोयटा में है शायद और 1-2-3 दिन तक तशरीफ लाएंगे। तो द मोमेंट वो आते हैं मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये बैठक जो है वो दोबारा होगी, रिपीट होगा सारा कुछ और उसमें फिर देखते हैं कि महमूद खान साहब क्या कहते हैं, पीटीआई क्या कहती है। शायद खाकान साहब की बात हुई थी कल, वो भी शायद जो है ना वो उनके जहन में था कि शायद खाकान साहब और मौलाना आपस में बात कर चुके हैं। मगर मेरा ख्याल है कि वो अगर बात हुई भी है तो कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। तो इस हवाले से मौलाना ने कोई बात भी नहीं की उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद देखते हैं कि फिर पार्टियां किस हद तक और किस एजेंडे पे आगे बढ़ सकती हैं, क्या प्रोग्राम बनता है। मगर ये एजिटेशन की बात या सड़कों की बात या जलसे जुलूसों की बात अभी तक मेरा ख्याल है कि कबल अज़ वक्त है। अच्छा सेनेटर साहब, अब ये चीज़ तो हमें है, ये सब कुछ हो रहा है, अब ग्रैंड अलायंस के हवाले से भी बातें की जा रही हैं, अब होता है या नहीं ये तो अब आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन आपको लगता है कि पीटीआई के अंदरूनी मामला ठीक हैं, क्योंकि हर जो रहनुमा है उसका बयानात उसको देखें तो अलग अलग स्टेटमेंट सामने आती हैं और फिर मौलाना साहब के ऊपर तनकीद करना, अली अमीन गंडापुर की जानिब से, फिर खान साहब का नाराज़गी का भी इजहार करना और हमारे पास तो एविडेंस भी मौजूद है ऑन रिकॉर्ड जो माजी में अलकबाद से नवाजा जाता था। लेकिन अब खैर अच्छी बात है कि अलायंस आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन आपको लगता है कि पीटीआई के अंदरूनी मामला ठीक है? ऐसा है कि कल जब पीटीआई के दोस्त आए थे और उसमें जो कमेटी बनी थी असद कैसर साहब और मेरी जो हार्ट लाइन एक डेवलप हुई है, तो हमारा काम जो है ना अब वो मामलात को सुलझाना है और जो मामलात के सुलझाने पे लगा और वो किसी किस्म की ऐसी बात कर दे कि जिससे दूसरी पार्टी को कोई नाराजगी हो, तो मेरा ख्याल है कि अच्छी बात नहीं होगी। तो मुझे सुलझाने वाले काम में रहने दीजिए, मुझे उलझाने वाले काम में ना जाइए। सर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत और मेम्बरान की मुद्दत की एक्सटेंशन के हवाले से भी बात हो रही है और इस सारे मामले को 26वीं आईनी तरमीम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिस 26वीं आईनी तरमीम में आपने भी गवर्नमेंट का साथ दिया था। अनफॉर्चुनेटली आजकल जो पीटीआई वापस आपके साथ आई है, इन्होंने इसका साथ नहीं दिया। तो इस तमाम तर मामले के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या ये मामला इसी तरह चलता रहेगा और 26वीं आईनी तरमीम की आड़ में सब फैसले होते रहेंगे? इसमें 26वीं आलमी तरमीम जो है ना वो उसको एक जो भी मुल्क में कोई अच्छा बुरा वाकया होता है उसके साथ जो है वो लोग जोड़ना शुरू कर देते हैं। अदालतों का हाल है, आला अदालतों की बात कर रहा हूँ, क्या 26वीं आईनी तरमीम से पहले बहुत जो है ना वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था या कोई इससे बुरा था या इससे अच्छा था, किसी दोस्त ने मुवाजना किया? इलेक्शन कमीशन का जो हाल है अब है या उससे पहले था या जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, तो क्या उस पर कभी किसी ने माइंड अप्लाई किया कि उसके साथ जो है ना वो 26th अमेंडमेंट का कोई रिलेशन जो है ना, क्या उसके बाद जो है ना वो कोई ये इस तरह की तबाही जो है वारद हुई है या इससे पहले भी इसी तरह की तबाही चल रही थी? तो ज़रा इन चीज़ों पे माइंड अप्लाई करिए, बाकी दोस्तों को भी माइंड अप्लाई करने की ज़रूरत है। सिर्फ किसी एक वाक़े को जो है इस सारे मामलात के जो हमारे मुल्क में जो खराबियाँ हैं उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा देना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, जो जितनी अमेंडमेंट्स जो यूआई की थी वो सारी अच्छी बातें थी, उसके ऊपर किसी को क्या तकलीफ है, वो कम से कम उसकी वजाहत तो करे ना। और बाकी जो है ना वो ये सारा कुछ जो कुछ हुआ था 26वीं आईनी तरमीम में, वो कुछ चीज़ों की रिटेलिएशन में भी था। इससे पहले जो जजों ने जो सिलेक्शन का जो तरीकाकार बनाया हुआ था, जो एक क्लब जो है ना वो बन चुका था, जो अपने चैम्बर्स के लोगों के से लोग आते थे, क्या वो कोई मुनासिब तरीका था या उससे पहले ये लड़ाई जो है जो आज अगर आप देखते हैं अदालतों में जारी है, क्या 26वीं तरमीम से पहले जारी नहीं थी? तो वो उसको एक सॉल्व करने की कोशिश थी, मगर स्टिल जो है ना हम ओपन है। हम कहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें बताई जाए। ये सिर्फ ये जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है उस 26th अमेंडमेंट को, उसके ऊपर तबसरा कर देते हैं और सारी बुराइयों का जिम्मेदार उसको बता देते हैं। हमारे साथ कोई बैठे, हम हमारे साथ डिबेट करे। इवन पीटीआई ने डिबेट किया, पीटीआई को हमने कायल किया था उस वक्त, और जिस तरह से
जिस तरह से जितना डाइल्यूट किया हमने 26 अमेंडमेंट को, शायद जो है उस वक्त के हालात में ये चलिए अच्छी एक्स्ट्रा ये चीज़, ये एक अच्छी चीज़। खैर सेनेटर साहब, अब ये बताएं कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मेरा आखिरी सवाल है आपसे। इस वक्त जो पीका एक्ट के हवाले से आपको पता है तरमीम की गई हैं, कानून तो पहले से मौजूद था, और जिस तरह से एक सहाफ़ती बिरादरी इसके ऊपर एहतजाज कर रही है, क्या मौक़िफ़ है आपकी पार्टी का? क्या आप समझते हैं कि जो तरमीम हुई है ये दुरुस्त है? पीका एक्ट में 24 को ये पीका एक्ट सेनेट में आया था, और उससे पहले अचानक जो है नेशनल असेंबली में लाया गया था, यानी किसी को उसके कोई आने का कोई पता नहीं था, तो वहाँ ओकेजन नहीं था कि उसमें अमेंडमेंट मूव की जा सके नेशनल असेंबली में। दो कि उसको मेजॉरिटी के जोर पे उसको पास करवाया गया और रूल्स को बिलडोज किया गया, मगर 24 को जैसे ही आया, 24 को हमने अमेंडमेंट जेयूआई ने फाइल कर दी थी, और किसी अगर पार्टी ने सबसे पहले जो अमेंडमेंट्स फाइल किए तो वो जेयूआई थी, और जेयूआई ने उसको बाकायदा रेजिस्ट किया तहरीरी तौर पे अमेंडमेंट्स फाइल करके, जो उसका कानूनी तरीका कार है। वो कमेटी में भी आया, कमेटी में उसको जो ना बजाय उसके ऊपर कोई डिबेट की जाती, कमेटी में जो रेगुलेट करने वाले दोस्त थे उन्होंने उसको ना एक्सेप्ट किया है ना रिजेक्ट किया है, ना उसके ऊपर कोई फाइंडिंग किसी किस्म की इधर भी है, तो वो आपके साथ शेयर किया जा सकता है जो कमेटी की रिपोर्ट है। अच्छा, चेयरमैन साहब को भी जो है जब वो जिस वक्त वो अपना ये इजलास चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि जी रिजेक्ट कर दिया, मगर उन्होंने भी रिपोर्ट शायद पढ़ने की जहमत नहीं की थी। और उस दिन दो कवानीन थे, एक डिजिटल नेशन वाला और इसमें, दोनों में एक तरीके से एक ही तारीख को ये दोनों कवानीन आए थे, और दोनों में जो है वो हमने अमेंडमेंट्स मूव की थी। एक में अमेंडमेंट्स ले ली, दूसरे में कहा कि नहीं जी आपने नोटिस नहीं दिया। नोटिस तो एक ही दफा होता है, नोटिस हमने दे दिया, आपने उसको ऑफिशियली जो है कमेटी को भिजवाया, कमेटी ने उसको डेलिब्रेट नहीं किया, कमेटी ने उस पर कोई फाइंडिंग नहीं दी, और उसके साथ आपको जब भिजवा दिया तो यहाँ पे अमेंडमेंट्स लेनी चाहिए, मगर उसके साथ जो है ना ये सारी बातों के अलावा जो है ना ये अफेंड हो रहा है, यहाँ पे आर्टिकल 19 आपका दस्तूर अफेंड हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, आप बिलडोज कर रहे हैं, आपने अदालतों के इख्तियारात में जो है ना मुदाखलत की है, आपने हाई कोर्ट को बाईपास किया, फेक न्यूज की जो है डेफिनेशन जो है वो कहीं पे नहीं है, जिसको मर्जी जिस तरह से मर्जी जो है वो आप जो आपको नापसंद होगा उसको आप जो है जिस तरह जब मर्जी फायर कर दें, ये सब कुछ हो रहा है, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की और गलत हो रहा है। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें सुबह की सोच के लिए वक्त दिया और बड़ी प्रिसाइज बातें की सेनेटर साहब ने। मुझे ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लगा कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो मैंने सवाल किया ना उनसे, तो वो यही बात कर रहे थे कि वैसे तो बज़ाहिरन नहीं लगता, लेकिन शायद ग्राउंड रियलिटीज़ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि अब उनको भी कुछ ना कुछ मिल रहा है, जिस हवाले से देखा जा रहा है। और कल भी जब हमारे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद थे हसनैन, तो वो भी यही कह रहे थे कि अब जैसे अब एकदम से उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात से हट गए हैं, तो हम क्या स्ट्रॉन्ग बयानियाँ देंगे हुकूमत को। हमने तो कोई बयानिया हुकूमत को नहीं दिया, बल्कि अब तो हम एक स्ट्रीट पावर शो करेंगे, और फिर मौलाना के साथ इत्तेहाद करना, ग्रैंड अलायंस बनाना, ऑपोजिशन अलायंस बनाना, इसके ऊपर भी बहुत तनकीद हो रही थी। एक बात उन्होंने बहुत बड़ी कर दी है, जो उन्होंने कहा कि शायद खाकान अब्बासी साहब से भी बात हो रही है। वो हाल ही में मुस्लिम लीग नून छोड़ी है, ठीक है उनकी अपनी पार्टी की शायद इतनी वर्थ ना हो, लेकिन जब वो एक ग्रैंड अलायंस में शामिल होंगे तो इतनी तवाना आवाज जरूर है कि वो कुछ ना कुछ क्राउड भी पुल कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जब अलायंस बनते थे, आपको नहीं पता किस तरह से गवर्नमेंट्स गिरी हैं, तो फिर जब कुछ नहीं होता तो फिर अलायंस बना दिए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, और फिर अलायंस बनने के बाद जो सूरत हाल होती है शायद उसको हम डिस्कस ना करें तो बिल्कुल ऐसे। और जिस तरह आपने फैसल चौधरी साहब का जिक्र किया, फैसल चौधरी साहब की बातों से, कामरान मुर्तज़ा साहब की बातों से ये लग रहा है कि वो जो डस्ट थी ना बैठ गई थी, कि धरने खत्म हो चुके हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च, डी चौक की तरफ मार्च खत्म हो चुका है, वो डस्ट कहीं ना कहीं से उठ रही है, और अब वो ग्रैंड अलायंस की सूरत में उठ रही है, और ये अगर ग्रैंड अलायंस की सूरत में उठेगी ना गजल, तो दैट विल बी वेरी वेरी पावरफुल। एग्जैक्टली और ये पावरफुल होगा ही। लेकिन आप देखें कि जब मुज़ाकरात का सिलसिला स्टार्ट हुआ था ना, तो एक खुशाइन सी बात थी, सबको लगा था शायद यही वे फॉरवर्ड है, कुछ ना कुछ इससे हासिल होगा। लेकिन जब अब पीटीआई भी नहीं आई और वो कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात करने ही नहीं है, चले वो भी मुज़ाकरात नहीं कर रहे, और मेरा ख्याल है कि हम भी थोड़ा सा ज्यादा एलैबोरेट करके। सेनेटर साहब का एक बार फिर शुक्रिया जी। ख़वातीन हज़रात, आपके वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। कुछ अच्छा, आज के दौर में गज़ल कामयाबी सिर्फ डिग्री या महारत नहीं है, कोई मशरूत नहीं है उससे, बल्कि पेशा वाराना ग्रूमिंग आपकी अगर हो तो ये बहुत ज़रूरी है। और क्या ग्रूमिंग सिर्फ फैशन और स्टाइलिंग तक महदूद है,
या इसका ताल्लुक आपके प्रोफेशनलिज्म और खुद इत्मादी से भी है। हम जानते हैं कि एक कामयाब पेशा वाराना शख्सियत के लिए ना सिर्फ महारत बल्कि पेशा वाराना रवैया, बॉडी लैंग्वेज और खुद एतमादी भी बहुत आम है। प्रोफेशनल ग्रूमिंग के बुनियादी उसूल क्या हैं और क्या ख़वातीन और मर्दों के लिए ग्रूमिंग के तकाज़े मुख्तलिफ है और कामयाबी के लिए इसे कैसे मौसर अंदाज में अपनाया जा सकता है? इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिहा समी हुसैन साहिबा, जो एवरलाल लाहौर में हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप के तौर पर भी काम कर रही हैं। इसके साथ साथ वो मल्टी टैलेंटेड हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें नज़र आती हैं, TV चैनल्स के साथ भी मुंसलिक रही हैं। सबसे पहले तो मलिहा साहिबा, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन दिस शो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये बताएं कि बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, वी वांट टू नो योर लाइफ जर्नी, किस तरह से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आप चैनल्स के साथ भी मुंसलिक रही, फिर स्टडीज़ कैसे की, क्या कुछ हुआ? Thank you very much for inviting me in the show. Thank you to Hussein and Ghazal as well. बस जी मेरा जर्नी बहुत ब्रीफली अगर बताऊं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मीडिया साइड, देन एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अर्सा काम किया, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स को रन किया गवर्नमेंट सेक्टर में भी और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में। देन आई स्विच टूवर्ड्स एडवर्टाइजिंग साइड एज वेल एंड देन कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी किए इंटरनेशनल लेवल के फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस, और गवर्नमेंट सेक्टर में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम किया। फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स आई वाज अटैच्ड विद हेल्थ सेक्टर और इसमें फातिमा मेमोरियल ग्रुप के साथ काम किया। एंड नाउ फॉर द पास्ट 2 years आई एम वर्किंग विद एवरकेयर ग्रुप व्हिच इज एन इंटरनेशनल चेन एंड एवरकेयर हॉस्पिटल लाहौर में इन द बिजनेस सेक्टर एंड हेडिंग विद देयर बिजनेस पार्टनरशिप्स एंड लीडिंग इन द मार्केट with the healthcare services. ज़बरदस्त जी, आप बहुत सारे काम कर रही हैं मलिया, और खुशी होती है जब एक शख्स आए और वो इतनी ज़्यादा काम कर रहा हो, मल्टी टैलेंटेड हो। अच्छा, आज ग्रूमिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ये प्रोफेशनल ग्रूमिंग, क्योंकि आजकल ना ग्रूमिंग सिर्फ ये समझा जाता है कि आप फैशन कर लें, स्टाइलिंग कर लें तो यही आपकी ग्रूमिंग होगी, लेकिन प्रोफेशनल ग्रूमिंग क्या है और वो क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी, प्रोफेशनल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा हमें इस कॉन्सेप्ट को पहले समझना ज़रूरी है क्योंकि ग्रूमिंग इज़ नॉट रिलेटेड विद योर स्टाइलिंग, विद योर ग्लैमर, विद योर फैशन। दिस इज़ अ लाइफस्टाइल। बेसिकली ग्रूमिंग एक लाइफस्टाइल है। आपका महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी मोबाइल्स या महंगी घड़ियां ले लेना डजंट मीन कि आप वेल ग्रूम्ड हैं। ग्रूमिंग इज़ हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू केयर अबाउट योर सेल्फ। आप अपने आप को कितना बेहतर प्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में, वो आपकी ग्रूमिंग है। आपके लाइफस्टाइल को देखकर कोई इंस्पायर होता है, आपके बातचीत से, आपके बिहेवियरल चेंजेस से, आपकी अपनी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसे हम ग्रूमिंग में लेते हैं। इसमें आपका जो है फिजिकल फिटनेस आ जाती है, आपकी मेंटल फिटनेस आ जाती है, मेंटल वेल बीइंग आ जाती है, इसके साथ आपकी कम्युनिकेशन और एटिकेट्स, मैनरिज्म, ये सब आता है। तब इन सब चीजों पे जब आप काम करते हैं तो देन वी से कि हाँ, दिस पर्सन इज प्रोफेशनली वेरी वेल ग्रूम्ड, ऑल्सो ही इज हेडिंग अहेड टुवर्ड्स ए वेरी फोकस्ड गोल ओरिएंटेड टारगेट्स। तो ग्रूमिंग बहुत जरूरी होती है हमारी सोसाइटी में। हर सेक्टर में ग्रूमिंग की जो है ना ट्रेनिंग्स देनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि पर्सनल ग्रूमिंग सिखाई जाए कि आपने प्रोफेशनली बिहेव किस तरह करना है। एग्जैक्टली। अच्छा मलिया साहिबा, जिस तरह से अभी आपने 1 by 1 तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट किया ना, अब बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ फीमेल, अगर कोई अपने घर से बाहर निकलता है, अपने प्रोफेशन को आगे लेकर चलना चाहता है, जॉब पर जाता है, किसी भी इदारे में जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक खातून के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हरेसमेंट के साथ साथ और बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं। तो आप क्या समझती हैं, वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके अपने माइंड में रख के उन रुकावटों को अबूर किया जा सकता है, चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है? बिल्कुल, आई एग्री। फीमेल्स के लिए तो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं और इसमें देखें, जैसा आप लगते हैं ना वैसा ही आप खुद फील करते हैं। आपने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। आपकी जो पब्लिक प्रेजेंस होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपके इर्द गिर्द एक ख़ास किस्म का आपका ऑरा होता है। बेसिकली हर इंसान जब मूवमेंट करता है तो उसके साथ उसका ऑरा मूव करता है। That aura reflects your public behavior as well, कि लोग आपसे किस तरह से पेश आते हैं, आपको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं और आपने उन्हें कितनी लिमिट्स दी हुई हैं, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी अपीयरेंस, आपका एटीट्यूड और आपकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट अच्छा जाए। जो इसमें अगर हम टिप्स की बात करें, जैसे आपने पूछा है, तो सबसे पहला तो ये टिप होता है कि लोगों से हट कर कुछ करना सीखें। जो सब कुछ कर रहे हैं ना वो ना करें, कुछ
कुछ ऐसा करें कि जिसमें आप मुनफरिद नुमायां लगे। मुनफरिद लगें, यूनिक लगें और आपकी पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो दूसरे लोगों तक जाएं। यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ। आप अपने आप को पहचानें, अपनी कैपेसिटी को पहचानें कि आप में यूनिकनेस क्या है। अल्लाह ताला ने सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस रखी हैं, उस यूनिक पॉइंट को आपने समझना है। देन ईट गुड, स्टे हेल्दी, डू एक्सरसाइज और सर्टनली कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। और हमारी सोसाइटी में देखें फियर फैक्टर बहुत ज्यादा है फीमेल्स के लिए। उस एग्जैक्टली। फियर फैक्टर उस फियर फैक्टर को समझने की जरूरत है। हम यहाँ पर डरने या डराने के लिए नहीं भेजे गए, हमें अपने लाइफ के पर्पस को फुलफिल करना है। वेदर आई एम ए डॉक्टर और आई एम ए टीचर और आई एम ए फिलोसोफर, आई नीड टू फुलफिल द पर्पस कि जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। उस पर्पस को सामने रखते हुए आपकी पर्सनैलिटी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे माशाल्लाह आप लोग होस्ट हैं तो आपकी कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है। एग्जैक्टली। इसी तरह कुछ लोगों की काउंसलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो फीमेल्स शुड वर्क ऑन देयर ओन पर्सनल ग्रूमिंग्स वेरी वेल। अच्छा, ये कैसे जाना जाए मलिया कि आपकी एबिलिटी क्या है? ये किस तरह से एक शख्स को पता चल सकता है कि उसकी एबिलिटी क्या है और उसको उसी एबिलिटी को ग्रूम करना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए? एबिलिटी जानने के लिए आपका सेल्फ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को देखना है, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं और आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। आपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को पॉलिश करना है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है और लोगों से सीखना है। सबसे अहम बात ये होती है कि हमारी सोसाइटी में कि हम खुद को ही सब कुछ समझ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी में सबसे कुछ ना कुछ सीखें और चाहे वो आपसे उम्र में छोटे हों बड़े हों, उनसे सीखें। पर्सनैलिटी को बेहतर करना आपके अपने इख्तियार में है। एंड ऑल्सो ऑलवेज थिंक वेरी पॉजिटिव। दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचें ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तो कभी भी हो नहीं सकता कि आपका अल्लाह ताला बुरा होने दें। और अपनी पर्सनैलिटी को इसलिए पहचानें कि आपकी स्किल कौन सी है। आप कम्युनिकेशन में बेस्ट हैं, आप राइटिंग में बेस्ट हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, या आप लोगों के साथ इंटरेक्शन में नेटवर्किंग बहुत अच्छी करते हैं। वो स्किल, या आप डिबेटर बहुत अच्छे हैं, वो स्किल आपका पैशन बनेगी और यही पैशन आपको आगे लेके जाएगा आपकी ग्रूमिंग के साथ। अच्छा मलिया, आप समझती हैं कि जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो भी हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में अहम रोल प्ले करती हैं? जी बहुत अहम, बहुत अहम। देखें आपका बॉडी पोस्चर जो होता Exactly. है, आपके बैठने का आई स्टाइल, कांटेक्ट। एग्जैक्टली। आपका आई कांटेक्ट, आपके चलने का स्टाइल, आपके खाना खाने के आदाब, यही बात जो मैंने उसमें कही थी कि एटिकेट्स आपकी अपीयरेंस में नजर आते हैं। फिर यह है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका सेंस ऑफ ड्रेसिंग, आपने ड्रेसिंग कैसी की है, आप मौके की मुनासबत से ड्रेसिंग करना सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका आता है हाइजीन लेवल, आपके हाइजीन स्टैंडर्ड्स कितने अच्छे हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक जो है अच्छे मैनेजर लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे रिक्वायर्ड होती हैं प्रोफेशनलिज्म में। एज ए डायरेक्टर, एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपको अपनी इन तमाम चीज़ों पे वर्किंग करनी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्पीकिंग टू योर पोस्चर टिल योर ग्रूमिंग एट द एंड ऑफ द लेवल ऑफ द कम्युनिकेशन इन द सोसाइटी। थैंक यू सो मच मलिया समी साहिबा हमारे साथ मौजूद और थी। मलिया से हमने पिक्स पे डिफरेंट गाय बगाए, इनको लेना भी है हमने। एग्जैक्टली लेना है और मुझे पर्सनली बहुत मजा आया इस हाँ, segment में। एग्जैक्टली ऐसे। और बहुत कुछ सीखा मैंने, उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो यहाँ लिखते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे कि आईसीसी की ताज़ा तरीन टेस्ट रैंकिंग जो है वो T20 के बारे में वो जारी हुई है, जहां पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार तरक्की और बैटिंग रैंकिंग में होने वाली तब्दीलियों ने सबकी तवज्जो भी हासिल कर ली है। साथ ही हम चैंपियंस ट्रॉफी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑल्दो अभी तक स्क्वाड की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जहाँ शायकीन का जो जोश है, वो वलवला है, वो हमें थोड़ा सा कम भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखें ना, पहले इतनी कंट्रोवर्सी रही भारत के हवाले से, अब स्क्वाड के हवाले से, फिर क्रिकेट लेजेंड एबीडी विलियर्स की, हाँ, उनकी 4 साल बाद क्रिकेट में वापसी, ये सब कुछ अहम जो है चीज़ें हैं, ये आज हम सेगमेंट में डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर भाई साहब। शाकिर, बता दिया कि क्या कम हो रहा है, जोश और खरोश कम हो रहा है, लेकिन एक खबर ये भी है कि जो टिकट्स हैं वो सेल हो चुके हैं, ऑनलाइन आपको नहीं मिल रहे, ना रावलपिंडी में मिल रहे, ना लाहौर में मिल रहे, ना कराची में मिल रहे, और साथ साथ ग्राउंड्स भी रेडी हैं। सो एक ब्लॉकबस्टर इवेंट होने जा रहा है। मेरे ख्याल है हमारे पड़ोसियों की भी आंखें खुल जाएंगी। देखें, कुछ चीज़ें ज़रूर ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। हमने अपने ग्राउंड्स की डेवलपमेंट का काम बहुत ताख़ीर से शुरू किया।
इस वक्त तक चीज़ें सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी उसूलन, लेकिन नॉट टू लेट चीज़ें तकरीबन अपने तकमील के मराइल में दाखिल हो चुकी हैं और स्टेडियम्स वेल बिफोर जो एक अच्छा स्टेप लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जो 3 मुल्क की सीरीज़ है उसको इन्हीं स्टेडियम्स में कराने का फैसला किया ताकि एक अच्छा मैसेज जाए कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड बिफोर द चैंपियन ट्रॉफी। तो जोश खरोश मेरे ख्याल है ज़्यादा लोगों को अगर आप जब में रखें, चीज़ें क्लियर ना करें तो ज़्यादा लोग जुड़े रहते हैं और शायद यही एक टैक्टिस है कि आपको खबर पूरी ना दें, लोगों को जोड़े रहें और एंड ऑफ द डे जाके आप कोई ना कोई दिलचस्पी आपको बहरहाल रखनी पड़ती है ताकि कभी जो है वो टीमों के आने के हवाले से कंट्रोवर्सी चल रही थी, अब थोड़ा स्क्वाड को आगे पीछे किया जा रहा है। तो स्क्वाड बहरहाल तैयार है, आज नहीं तो कल इसकी अनाउंसमेंट मेरी इत्तलात के मुताबिक हो जानी है और जिन लोगों को शामिल करना है उनको BPL से भी बुला लिया गया वापस। तो वही नाम सामने आ रहे हैं जो तकरीबन हम कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। शाकिर, अभी तो ट्राई सीरीज भी है ना, अब उससे पहले जैसे अभी आप कह रहे हैं कि कुछ एक्सपेक्टेड नाम तो हैं क्योंकि मुशावरत तो मुकम्मल हो चुकी है, कौन से ऐसे अनएक्सपेक्टेड नाम हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए मेरे ख्याल में जो ट्राई सीरीज की टीम होगी 99% वही टीम चैंपियन ट्रॉफी के, लेकिन मैं क्योंकि वो चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी ही असल में ट्राई सीरीज हमारे लिए भी और जो 2 बाकी टीमें आ रही हैं उनके लिए भी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 टीमें अब इस पोजीशन में नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए एक अलग माइंडसेट हो उनका और ट्राई सीरीज के लिए जो है वो टीम अलग बनाए, क्योंकि जो भी टीम बननी है उसने ट्राई सीरीज में एक मैच प्रैक्टिस एक जो कम्पिटिटिव क्रिकेट का एक फ्लेवर लेना है, क्योंकि बहुत सारे लड़के हमारे जो नाम जिस तरह BPL से जिनको बुलाया गया है वो सारे अब T20 फ्लेवर्ड में रचे बसे हैं। तो उनको ट्राई सीरीज से उनका जो एक गेम का माइंडसेट है, उनकी जो अप्रोच है क्रिकेट की तरफ, उसको भी जो है वो तब्दील करने की एक जरूरत भी है, उससे मदद भी मिलेगी चैंपियन ट्रॉफी से पहले। तो मैं समझता हूँ कि नाम वही है, खुश्ती शाह को लाया जा रहा है BPL की जो कारकर्दगी की बुनियाद पर। आमिर जमाल का इंडक्शन बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अगर BPL की आप कारकर्दगी पे लेंगे तो कल हैदर अली ने जो वहाँ बम्बार्डमेंट की है, क्या उसको भी ले लेंगे? तो थोड़ा सा कुछ 1-2 फैसले मुझे बिल्कुल लॉजिकल नहीं लग रहे। उस्मान खान का मैंने पिछले आपके शो में भी कहा था कि उसको कम से कम अपनी इन विकेट्स पे जहाँ जो उसकी फेवरेट विकेट्स हैं, जहाँ उसने हमेशा परफॉर्म किया है, उसको उसे खिलाया जाना चाहिए और लकीली वो होगा इस स्क्वाड में। तो ओवरऑल चीज़ें फाइनल हैं, आज नहीं तो कल इसकी अनाउंसमेंट हो जानी है। ग्राउंड्स की प्रिपरेशन के मैं बहरहाल मैं कुछ ज़्यादा तारीफें नहीं करता होता मोहसिन नकवी की, लेकिन ये उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जो एक कमिटमेंट की थी जो लग नहीं रहा था बाज़ाहिर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप बहुत जल्दी नहीं कर सकते, आप उनको उतना टाइम देना होता है चीज़ों को बनने में, तैयार होने में। लेकिन जिस तेज़ी के साथ उनकी सुपरविजन में ये काम है, ग्राउंड पिंडी का भी ऑलमोस्ट तैयार है, कराची का भी जो उसकी ज़रूरी रेनोवेशन थी वो होगी, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कज़ाफ़ी स्टेडियम है वो एक नई लुक के साथ एक जो है उसकी एक नई लुक जो है और नई फैसिलिटीज वहाँ जो लाई गई हैं, उससे शायकीन क्रिकेट और बाकी लोग बड़े महसूस होंगे। तो ये जो बर वक्त ग्राउंड्स की तैयारी है, सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त था वो यही था कि हम चैंपियन ट्रॉफी से पहले अपने ग्राउंड्स को रेडी कर पाएंगे नहीं, लेकिन वो बहरहाल उनकी तारीफ बनती है कि हैट्स ऑफ टू द PCB मैनेजमेंट, वहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं, वो जितने भी कंस्ट्रक्शन में लोग इन्वॉल्व हैं, सबको इस बात पे बहरहाल बिल्कुल ऐसे शाकिर, जिस तरह की कज़ाफ़ी स्टेडियम में तब्दीली है, ये एक न्यू लुक दे रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम, ऑल्दो उसकी छत चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लगेगी, लेकिन वो क्या कहते थे, कुदरत का भी एक कानून होता है ना, जितनी मेहनत के साथ हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम बनाया, तो मुझे कल वैसी ही रात को फीलिंग आ रही थी कि अब इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच सकता, फाइनल में कोई और टीम ही पहुंचेगी और वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगी। मैं ये चाहूंगा कि इंडिया फाइनल में ना पहुंचे, लेकिन फाइनल की दौड़ में इंडिया रहे आखिर। आप दोनों चाहते हैं कि फाइनल में इंडिया ना जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चला जाएगा। अच्छा इंडिया का इस टूर्नामेंट में एंड तक जाना, क्योंकि इस टूर्नामेंट को जिंदा रखेगा। 2 ही बड़ी देखिए, एशिया में टूर्नामेंट हो रहा है, अगर इंडिया पाकिस्तान में से कोई भी टॉप 4 में नहीं पहुंचता तो ये टूर्नामेंट जो है वो उसकी जो जान है वो खत्म हो जाएगी। तो इंडिया को एंड ऑफ द डे में चले फाइनल में पहुंचे ना पहुंचे उनकी मेहनत है, लेकिन यह है कि इंडिया को एंड तक इस टूर्नामेंट में रहना चाहिए और होपफुली लग भी ऐसा ही रहा। आखिर किसी मकसद के लिए हमने स्टेडियम तैयार किए हैं, तो लग यही रहा है कि फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही होना है और होपफुली होम टीम ही किसी के साथ खेल रही हो। उम्मीद ही की जा सकती है, बहुत ज़्यादा हम हमेशा टूर्नामेंट से पहले उम्मीदें नहीं लगाते कि हमारी टीम काफ़ी अरसे से एक अनप्रिडिक्टेबल जो है वो टीम बनी है, लेकिन जो कुछ हमने ऑस्ट्रेलिया में वनडे में कामयाबी समेटी, साउथ अफ्रीका में समेटी, तो इससे थोड़ा सा एक एतमाद एज अ क्रिकेट फैन जरूर आया है कि हमारी टीम शायद हमें अपने होम ग्राउंड पर
अपने ही कंडीशन पे मायूस नहीं करेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा शाकिर, ये बताएं कि जैसे भी आप बता तो रहे थे वैसे, लेकिन कुछ भी पॉसिबल है, इंडिया आ भी सकता है। आप दोनों की ये प्रेडिक्शन है कि वो नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आ जाएगा। ये बताएं थोड़ा सा कि जो चांस लिया जा रहा था साइम अयूब के हवाले से ही थोड़ी सी डिले था, लेकिन अब आपको लगता है कि वो बिल्कुल आउट ही हो गए हैं? नहीं, मैं आपको याद हो मैं लास्ट टाइम में कहा था कि साइम अयूब को एक चैंपियन ट्रॉफी के चक्कर में हमें नहीं खराब करना। वो लंबी दौड़ का हमारा वेपन है, वो घोड़ा है उसको, और ये बड़ा सेंसिबल फैसला है। अमेरिका में जो बात की मोहसिन नकवी ने, कोई जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने बिल्कुल ये हिंट दे दिया गया था कि वो उनको अभी काउंट नहीं कर रहे, और यही आपको जो अनाउंसमेंट होगी उसमें भी नजर आएगा कि साइम अयूब नहीं होंगे। और साइम अयूब का ना होना मेरी नज़र इसलिए गुड है कि एक लड़का पूरी तरह उसका पैर जो है वो हील नहीं कर पाया, वो मैच फिट नहीं है, वो खेलते हुए बॉल को देखेगा, अपने पाँव को देखेगा, तो एक ऐसी सूरत-ए-हाल में उसको नहीं डालना जहां वो मेंटली भी प्रिपेयर्ड ना हो, फिजिकली भी प्रिपेयर्ड ना हो इतने बड़े इवेंट के लिए। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है। जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर बाबर और रिजवान, बाबर और फखर वाला ओपनिंग बन रही है, और लेटर ऑन हमारे पास जो है वो रिजवान होंगे, जो है वो शाकिर शॉर्टली 30 सेकंड मेरे पास, 30 सेकंड है, मुझे ये बताइएगा कि अगर ट्राई नेशन सीरीज में हमारी टीम ने उस तरह से परफॉर्म ना किया तो फिर हमें कोई चेंज नजर आएगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्क्वाड में? मैंने कहा ना कि एक आध चेंज, आप बड़ी चेंज नहीं कर पाएंगे उस वक्त, क्योंकि आपके पास बिल्कुल 11th आवर इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले आप बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर सकते। चैंपियन ट्रॉफी में आपको, चैंपियन ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज में आप परफॉर्मेंस पाकिस्तान की काउंट ना करें। आप ये उम्मीद न रखें पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये ट्राई सीरीज जीत जाएगा। पाकिस्तान इन 3 जो मैचेस हैं उनमें अपनी कम्बिनेशन ही ट्राई करेगा, उसको अपने जो, और करना भी यही चाहिए। हमारे लिए जो फोकस जो है वो ट्राई सीरीज नहीं है, हमारे चैंपियन ट्रॉफी फोकस है। हम जीत गए ट्राई सीरीज तो एक ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा जो है वो रोब दबदबे के साथ बाकी टीमों के सामने मैदान में उतरेंगे चैंपियन ट्रॉफी में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें उस चैंपियन ट्रॉफी से पहले अपने तमाम वेपन्स को, तमाम कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर लेना चाहिए, ताकि जब हम चैंपियन ट्रॉफी में जाएं तो चैंपियन ट्रॉफी में हमारे पास इफ एंड बट्स ना हो, हमारे पास तमाम बॉक्सेस टिक हों कि इसने ये करना है, इसने ये करना है, इसको इस टीम के साथ, हमारे इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, फलां टीम के साथ इस तरह जाना है। तो ये सारी चीजें हमें इस चैंपियन ट्रॉफी से पहले सीरीज में तय कर लेनी है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में गलती गुंजाइश नहीं दे वहां पे। आपने ये बात अच्छी की है कि इफ एंड बट्स, निकल जाएंगे। एग्जैक्टली आपने ये बात अच्छी की कि इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमेशा से इफ एंड बट्स हमेशा रह जाते हैं। ठीक है, तो जी शाकिर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्योंकि वो पाकिस्तान आने वाली है। विल बी राइट बैक सून। वेलकम बैक टू शो जी। ख़वातीन और आज़ाद, अब बात करेंगे कैसे इनकलाब की जो पाकिस्तान के डिजिटल मंजरनामे को यकसर बदलने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 5G टेक्नोलॉजी की। वफाकी हुकूमत ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए फ्रेमवर्क की तैयारी कर ली है, उसको हतमी शक्ल दे दी है, और ये टेक्नोलॉजी जून 2025 में मुल्क भर में लॉन्च कर दी जाएगी। इस पेशरफ से न सिर्फ इंटरनेट की रफ्तार में बेपनाह इजाफा होगा, बल्कि डिजिटल मईशत, ई गवर्नेंस और स्मार्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके इम्कानात में भी रोशन होंगे, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तब्दीली आने वाली है। ऐसा ही है, और आज के इस सेगमेंट में हम 5G के फ़वाइद, उसके चैलेंजेस और उसके पाकिस्तानी अवाम, कारोबारी, इकॉनमी, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात IT इंडस्ट्री पर पड़ने वाले असरात, कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, उस पर बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर टेलीकम्युनिकेशन तज्ज़ियाकार। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे जो हमें इस टेक्नोलॉजी, आप उमर भाई को अभी तक अनाउंस ना करवाएं, मैं ज़रा पहले नंबर बोल लूँ। अच्छा, वैसे मैंने अनाउंस तो करवाई दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि तमाम तर चीजें जिस पर हम बात करेंगे, अब आप अपना नंबर अनाउंस जी हाँ, हमारा नंबर है जी, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं 051-890-1008, और दूसरा नंबर है 051-262-4946। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, और 5G के फवायद से आप जो है सवालात भी कर सकते हैं। हाँ जी, आप कर सकते हैं, जो भी आपका सवाल हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उमर, IT एक्सपर्ट हैं। उमर, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले एक बार फिर से तो मुझे ये बताएं सबसे पहले कि 5G का अराइवल पाकिस्तान में इट्स अ बिग स्टेप, लेकिन क्या इसके फीचर्स हैं आसान अल्फाज में हमारी व्यूवर को भी और हमारे लिए भी, कि किस तरह से हमें फ़ायदा हो सकता है? जी, आसान अल्फाज में 5G आप समझें कि ये 4G ऑन स्टेरॉइड्स है। इसका मतलब ये है कि 4G में अगर आपको 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड तक स्पीड जाती है, तो 5G कैन टेक यू अप टू 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। सो बेसिकली इट्स अ वेरी हाई स्पीड नेटवर्क, जिसमें लेटेंसी बड़ी कम होती है। लेटेंसी से मुराद ये है कि जो आपको वक्त लगता है कोई भी मैसेज भेजने में, ईमेल रिसीव करने में, वीडियो कॉल करने में, या कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करने में, वो वक्त जो है वो 10 गुना कम हो जाएगा। सो
आई मीन इस लिहाज से ऑफ कोर्स इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बेतहाशा हैं। अच्छा ये बताइएगा जी। कि हमारे यहाँ 4G भी जब आया उमर, जी तो वो प्रॉपर्ली उस तरह से उसकी स्पीड नहीं थी जिस तरह दुनिया में थी। जी। तो क्या 5G भी इसी तरह से आएगा या 5G की स्पीड इनको अच्छी करनी पड़ेगी? जी, इसमें पाकिस्तान में ना दरअसल ओवरऑल अगर आप टेलीकॉम एनवायरनमेंट देखें तो उसमें कुछ चैलेंजेस हैं। अब 5G एक बैकहॉल पे रिलाई करता है। बैकहॉल का मतलब ये है कि आपके नेटवर्क के अंदर आसान अल्फाज में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इतनी तेज़ थ्रूपुट्स बैंडविड्थ को फनल कर सके या ट्रांसपोर्ट कर सके। अच्छा। हमारे जो मेजॉरिटी टेलीकॉम एनवायरनमेंट है उसमें माइक्रोवेव इस्तेमाल की जाती है। अच्छा। लेकिन 5G की बैकहॉल के लिए आपको फाइबर ऑप्टिक चाहिए जो कि डिप्लॉयड हो ज़मीन के नीचे, ताकि उस तमाम डेटा को हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो ये एक क्लियर चैलेंज है जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ओवरकम करना पड़ेगा अगर वो 5G के असल पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं। अच्छा, तो उमर ये जी। तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स और नेटवर्क्स को इसकी सहूलियात मिल जाएंगी इनिशियल अगर हम या जो स्टेज में खरीदेगा बात तो करें? उसी को मिलेगी? जी, पहला स्टेप तो ये है कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा। जी, तो जब स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो जाता है और अवार्ड हो जाता है स्पेक्ट्रम, तो हमारे जितने एग्जिस्टिंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो अपने नेटवर्क का अपग्रेड शुरू कर देंगे। अब अपग्रेड में भी आप इसमें काफ़ी मेजर अपग्रेड की ज़रूरत है। आपको कोर नेटवर्क साइड पे भी अपग्रेड चाहिए होता है। फिर जो आपकी सेल साइड्स टावर्स लगे हुए हैं इनके ऊपर भी आपको एंटेनास और डिफरेंट अपग्रेड्स की ज़रूरत है। फिर जैसे मैंने जिक्र किया कि आपको माइक्रोवेव से फाइबर ऑप्टिक की तरफ जाना होगा, तो वो एक मेजर इन्वेस्टमेंट होगी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से। एग्जैक्टली। जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं फिर उसके बाद वो उसे मोनेटाइज करने की कोशिश। ऑफ कोर्स अब आपने इतना पैसा लगा दिया अपने नेटवर्क के Exactly, जाहिर ऊपर, है। तो उसका रिटर्न कैसे लिया जाएगा? तो उसमें जो पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो मोबाइल डिवाइसेस का है। अभी हाल में 1% से भी कम डिवाइसेस जो है वो आपकी वो 5G रेडी हैं पाकिस्तान में। अच्छा। अच्छा। अगर आप इवन आईफोन को भी देखें तो आईफोन 12 प्लस जो है और बियॉन्ड 12, 13, 14 वो 5G सपोर्ट करते हैं। आईफोन के जो पिछले मॉडल्स हैं उनमें अच्छा, 12 से पीछे नहीं करते? नहीं नहीं करते। कर रहे। तो आई मीन और आईफोन की वैसे भी पेनिट्रेशन बड़ी कम है। फिर वेरियस अगर आप ब्रांड्स में चले जाएं तो उसमें हार्डली शाहज़ नादिर पाकिस्तान में 5G मतलब से अगर enabled एक वो handsets। लाइसेंस भी खरीद लेंगे, जी। उसके बाद वो फाइबर ऑप्टिक्स भी बिछा देंगे, अपना बैकअप भी ठीक कर लेंगे, उसके बावजूद भी उनको चाहिए होगा कि हमारे पास ऐसा कस्टमर आए जिसके पास वो डिवाइस हो जो Device 5G को होनी सपोर्ट करे। चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर वो डिवाइस नहीं है तो फिर आपका नेटवर्क यूज नहीं हो रहा। हाँ। अगर आपका नेटवर्क यूज नहीं हो रहा तो वो मोनेटाइज नहीं हो उनको नहीं रहा, मिल रहा। उन्हें रिटर्न नहीं मिल रहा। लेकिन इसका जो एक और तरीका है जो कि ग्लोबली देखा जा रहा है वो अल्टरनेटिव मार्केट्स को अप्रोच करना है। अच्छा। लेट्स से एग्रीकल्चर आपके मार्केट है जिसमें किसान है, किसान को आप IoT डिवाइसेस दे सकते हैं जो कि एक तरह के हैंडसेट की तरह की एक डिवाइस होती है। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव और उसके थ्रू वो अपनी काश्त की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर पे इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है जिसमें आप रिमोट लर्निंग और ऐसे पाकिस्तान के दूर दराज इलाके जहाँ पर असातिज़ा मौजूद नहीं है वहाँ पर आप क्लासेस रन कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें लेटेंसी बड़ी कम है। फिर हेल्थ केयर में बड़े यूज केसेस हैं। लेट्स से आपकी ऑनलाइन कंसल्टेशंस हो गई। दुनिया में तो रिमोट सर्जरीज भी की जा रही हैं ऑफ Exactly. कोर्स इन नेटवर्क्स के एक ऊपर। जगह पे रह के दूसरे जी। बड़े आज़म में भी हो रही है। जी बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें इनेबल करता है 5G, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें आपको एक कैसे कहते हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए बिटवीन टेलीकॉम ऑपरेटर्स, हमारी गवर्नमेंट, रेगुलेटर और इंडस्ट्रीज। अच्छा उमर, जब भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज आती हैं ना तो उसके एडवांटेजेस होते हैं और जी। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जी। चैलेंजेस का तो जिक्र आपने किया है, जी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला आप क्या समझते हैं जो मतलब इन्वायरमेंट पे भी किसी हद तक इफेक्ट होगा, हेल्थ पर भी इफेक्ट होगा टेक्नोलॉजी से, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसका बाय प्रोडक्ट्स और उसमें चैलेंजेस Exactly. होते हैं। सो सिक्योरिटी फतवे भी डेफिनेटली आ जाते हैं। जी फतवे भी आ जाते जी बिल्कुल ऐसा फतवे भी आ जाते हैं। तो सिक्योरिटी डेफिनेटली एक चैलेंज है, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि IoT डिवाइसेस या मशीन टू मशीन, क्योंकि 5G में आप सिर्फ मोबाइल हैंडसेट्स नहीं होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, आपके सेंसर्स भी होते हैं। लेट्स से आपकी ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आपने 100 सेंसर्स लगा के हर चीज़ को ऑटोमेट कर दिया कि लाइट्स भी आप कंट्रोल कर सकें, ब्लाइंड्स भी कंट्रोल कर सकें, थर्मोस्टैट, एयर कंडीशनिंग, तो वो भी 5G का एक यूज़ केस है। अब जब इस तरह के सेंसर्स डिप्लॉय हो जाते हैं तो फिर उन सेंसर्स के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई हैकर है वो आपकी बिल्डिंग के अंदर हैक करके और आपकी बिल्डिंग को कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल जहाँ पे कंप्लीट ऑटोमेशन हुई हो 5G के थ्रू, तो उसकी रिंग फेंसिंग और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। हैं। ठीक हो गया। अच्छा उमर, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, फिर
गवर्नमेंट्स की जानिब से कदगन भी बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, कभी हमें VPN लगाना पड़ता है। तो ये तमाम तर इश्यूज सॉल्व हो के ही हम इस जो नीलामी है उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि इन इश्यूज के साथ तो कोई भी कंपनी या फिर कोई बड़ी कंपनी इतना मुश्किल खर्चा हो क्यों जाएगा करेगी? जी बिल्कुल, इसीलिए ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है। और आई थिंक जैसे आपने जिक्र किया कि हमारी गवर्नमेंट और अलॉन्ग विद PTA वो करंटली इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके जो स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी वो डिटर्मिन करेगी कि ऑफ कोर्स कितना आउटले है फ्रॉम ऑपरेटर स्टैंड पॉइंट। तो दिस इज डेफिनेटली अ चैलेंज। ठीक हो एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही आसान तरीके से हम 5G टेक्नोलॉजी को दे रहे थे, इसके चैलेंजेस को, इसकी खुसूसियात को, आम आवाम को, हम लोगों को किस हद तक फ़ायदा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बिल्कुल ऐसे ही। और उमर ने जिस तरह बात की है और उमर जिस तरह कह रहे हैं, उमर की बातों का लुबे लुबाब मुझे ये लग रहा है कि हमें बेसिकली अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। और जिस तरह इन्होंने डिवाइसेस की बात की, आप देखिए कि खरबों रुपए तो उमर लगेगा ना, खरबों रुपए लगेगा, एक इन्वेस्टमेंट ऐसे ही होगी। और उस खरबों रुपए के बाद अगर आपकी 5G टेक्नोलॉजी यूज़ भी नहीं हो रही तो उसका फ़ायदा क्या है? हाँ एग्जैक्टली और इसी के साथ हमारा जो पूरा प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म हो गया है। कल फिर हाजिर होंगे। मुझे हसनैन, हमारी प्रोडक्शन टीम को सिर्फ आज तक के लिए इजाज़त दीजिए।